चैप्टर 30 स्कूना। वे केले घर तक ले गए और उन्हें आटू की एक शाखा से लटका दिया। फिर डिक ने घुटनों के बल बैठकर शाम का खाना बनाने के लिए आग जलाई। जब खाना खत्म हो गया तो वह नीचे चला गया जहां नाव खड़ी थी और अपने हाथ में कुछ लेकर लौटा। ये लोहे की नोक वाला भाला था, या बल्कि उसके दो टुकड़े। उसने लड़की को जो कुछ देखा था उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। एमिलिन घास पर बैठी थी। उसने अपने शरीर पर धारीदार फलालन की एक लंबी पट्टी बांध रखी थी जिसे दुपट्टे की तरह पहना गया था, और उसके हाथ में एक और टुकड़ा था जिसे वह सिल रही थी। पक्षी उछल कूद कर रहा था, एक केले पर चोंच मार रहा था जिसे उन्होंने उससे फेंका था। हल्की हवा के झोंके से घास पर आटू के पत्तों की छाया नाच रही थी और ब्रेडफ्रूट के दांतेदार पत्ते एक दूसरे पर टकरा रहे थे और बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? एमिलिन ने भाले के उस टुकड़े को घूरते हुए पूछा जिसे डिक ने चाकू लाने के लिए घर के अंदर जाते समय उसके बगल में फेंक दिया था। वो वहां समुद्र तट पर था, उसने जवाब दिया। अपनी सीट पर बैठे और दो टुकड़ों की जांच की कि वो उन्हें एक साथ कैसे जोड़ सकता है। एमिलिन ने टुकड़ों को देखा और उन्हें मन ही मन जोड़कर देखा। उसे उस चीज का रूप पसंद नहीं आया, बहुत ही तीखा और क्रूर, और बिंदु से 1 फुट और उससे भी ज्यादा दूर तक काले दाग। लोग वहां गए थे। डिक ने दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए और फ्रैक्चर की गंभीरता से जांच करते हुए कहा। कहाँ? वहां पर। ये रेत पर पड़ा था और रेत पूरी तरह से रौंद दी गई थी। डिक, एमिलिन ने पूछा, वे लोग कौन थे? मुझे नहीं पता। मैं पहाड़ी पर गया और देखा कि उनकी नावें दूर जा रही थीं, बहुत दूर। ये रेत पर पड़ा था। डिक, एमिलिन ने कहा, क्या तुम्हें कल का शोर याद है? हाँ, डिक ने कहा। मैंने इसे रात में सुना। कब? चांद के छिपने से पहले की रात में। डिक ने कहा, वह वही थे। डिक, हाँ, वे कौन थे? डिक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। ये रात का समय था, चांद के चले जाने से पहले, और पेड़ों में आवाजें गूंजती रहीं। मुझे लगा कि मैं सो रहा हूँ और फिर मुझे पता चला कि मैं जाग रहा हूँ। तुम सो रहे थे और मैंने तुम्हें सुनने के लिए जोर दिया, लेकिन तुम नहीं जाग सके, तुम इतने सोए हुए थे। फिर चांद चला गया और शोर जारी रहा। उन्होंने शोर कैसे मचाया? मुझे नहीं पता, डिक ने उत्तर दिया, लेकिन यह वे ही थे, और उन्होंने इसे रेत पर छोड़ दिया और रेत पूरी तरह से रौंद दी गई, और मैंने दूर पहाड़ी से उनकी नावों को देखा। मुझे लगा कि मैंने आवाजें सुनी हैं, एमिलिन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। वह ध्यान में खो गई, अपने साथी को अपने हाथों में जंगली और भयावह दिखने वाली चीज पर काम करते हुए देख रही थी। वह भूरे कपड़े जैसी चीज की एक पट्टी से दो टुकड़ों को जोड़ रहा था जो कोको ताड़ के पत्तों के डंठलों के चारों ओर लपेटी जाती है। ऐसा लग रहा था कि यह चीज किसी अदृश्य हाथ द्वारा अचानक यहाँ फेंकी गई है। जब उसने टुकड़ों को जोड़ दिया, और ऐसा उसने अद्भुत निपुणता के साथ किया, तो उसने उस छोटी चीज को बिंदु के पास से लिया और उसे साफ करने के लिए नर्म मिट्टी में घुसाना शुरू कर दिया। फिर फलालन के एक टुकड़े से उसने उसे तब तक चमकाया जब तक वह चमक नहीं गई। उसे इसमें बहुत आनंद आया। यह मछली के भाले के रूप में बेकार था, क्योंकि इसमें कोई कांटा नहीं था, लेकिन यह एक हथियार था। यह एक हथियार के रूप में बेकार था, क्योंकि द्वीप पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई दुश्मन नहीं था, फिर भी यह एक हथियार था। जब उसने उसे साफ करना समाप्त कर दिया, तो वह उठा, अपनी पुरानी पतलून को ऊपर उठाया, कोको क्लॉथ की बेल्ट को कस लिया जो एमिलिन ने उसके लिए बनाई थी, घर में गया और अपना मछली पकड़ने वाला भाला लिया और नाव की ओर चल पड़ा। एमिलिन को अपने पीछे आने के लिए पुकारा। वे चट्टान के पार चले गए, जहां, हमेशा की तरह, उसने अपने कपड़े उतार दिए। यह अजीब बात थी कि यहाँ वह बिल्कुल नंगा घूमता था, जबकि द्वीप पर वह हमेशा कुछ न कुछ उड़ता रहता था। लेकिन शायद यह इतना भी अजीब नहीं था। समुद्र मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने वाला एक महान साधन है। उस महान मधुर आत्मा के सामने लोग उस तरह से नहीं सोचते जैसे वे दूर दराज के इलाकों में सोचते हैं। कौन सी स्त्री किसी शहर में या किसी ग्रामीण सड़क पर या किसी नदी में नहाते हुए वैसे ही दिखाई देगी जैसी वह समुद्र में नहाते हुए दिखाई देती है।
किसी सहज ज्ञान ने डिक को किनारे पर खुद को ढकने और चट्टान पर नंगा होने के लिए प्रेरित किया। 1 मिनट में वह सर्फ के किनारे पर था, एक हाथ में भाला और दूसरे में मछली पकड़ने का भाला। एमिलिन एक छोटे से तालाब के पास बैठी थी, जिसका तल शाखाओं वाले मूंगे से ढका हुआ था। वो उसकी गहराई में नीचे की ओर देख रही थी, एक ऐसी कल्पना में खोई हुई थी जैसे हम आग में आकृतियों को देखते हुए खो जाते हैं। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही थी जब डिक की चीख ने उसे जगा दिया। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और उस ओर देखने लगी जहां वह इशारा कर रहा था। वहां एक अद्भुत चीज थी। पूर्व की ओर चट्टान के वक्र को पार करते हुए तथा उससे लगभग 1/4 मील की दूरी पर एक बड़ा शीर्ष पाल वाला स्कूना आ रहा था। वो एक सुंदर दृश्य था, प्रत्येक पाल के खींचने के साथ हवा के साथ झुकता हुआ तथा उसके अगले पैर पर पंख के समान सफेद झाग था। डिक अपने हाथ में भाला लिए उसे घूरता हुआ खड़ा था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला भाला नीचे गिरा दिया था और वह इस तरह निश्चल खड़ा था मानो वह पत्थर से तराशा गया हो। एमिलिन दौड़कर उसके पास खड़ी हो गई। जब भाला करीब आ रहा था तो उनमें से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह अब इतनी करीब थी, बड़े मेनसेल पर रीफ पॉइंट से लेकर जो सूरज की रोशनी से चमक रहा था और एक गूल के पंख की तरह सफेद बुलवार्क की रेलिंग तक। बंदरगाह की बुलवार्क पर लटके हुए लोगों की भीड़ द्वीप और रीफ पर आकृतियों को देख रही थी। सूरज और समुद्री हवा से भूरे हो चुके एमिलिन के बाल हवा में उड़ रहे थे और डिक के भाले की नोक धूप में चमक रही थी। वे स्कूना के डेक से देखे जाने पर जंगली लोगों की एक आदर्श जोड़ी लग रहे थे। वे जा रहे हैं, एमिलिन ने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा। डिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुछ क्षण तक चुपचाप स्कूना को देखता रहा। फिर ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो जमीन से दूर खड़ी है, वो इधर उधर भागने लगा, बेतहाशा चिल्लाने लगा और जहाज को इशारे से बुलाने लगा मानो उसे वापस बुला रहा हो। एक क्षण बाद हवा में एक ध्वनि आई, हल्की ओलावृष्टि हुई, एक झंडा शिखर तक लाया गया और उपहास के रूप में झुका दिया गया और जहाज अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। दरअसल वह इधर उधर भागने की कगार पर थी। उसके कप्तान को एक पल के लिए ये तय नहीं हो पाया कि चट्टान पर जो आकृतियां दिख रही थीं वे निर्वासित लोगों की थीं या जंगली लोगों की। लेकिन डिक के हाथ में भाला होने के कारण उसकी राय का पलड़ा जंगली लोगों के सिद्धांत के पक्ष में झुक गया था।